हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल की तैयारी करने वाले सभी मेरे भाई, आप सभी को मेरा राम राम, जय हिंद। मैंने आपके 55 पेज का जो रूल बुक था उसको मैंने काट छाट करके 20 पेज का बना दिया हूँ। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के समस्याएं आ रही है। इसीलिए कहता हूँ कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको रूल बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, भले ही वो 55 पेज ही क्यों ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब आप कितना भटक रहे हैं, यदि इसको रूल बुक को पढ़ के एक दिन लेट भी फॉर्म भर देते आप, तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक बच्चे का कमेंट आया उत्तर प्रदेश से कि बोले सर, यदि रोजगार पंजीयन जीवित की तो सर पूरा उत्तर प्रदेश ही साफ हो जाएगा। यदि जीवित रोजगार पंजीयन की बात करेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों राज्य जो है साफ हो जाएंगे। क्योंकि गिने चुने ही यहाँ पर लड़के ऐसे हैं जो क्या कहना चाहिए, पहले का इनका रोजगार पंजीयन बना हुआ था। ठीक है, तो रोजगार पंजीयन को लेकर काफी सारे बच्चे भ्रमित है। अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में रूल बुक में क्या बोला है। पूरे रूल बुक का मैंने एनालिसिस यहाँ पर किया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर 20 पेज ही दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको 20 पेज का ही बना दिया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं, समझते हैं इसको क्या है। यदि आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई परेशानी है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। इसके बाद भी यदि और कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं ड्यूटी में बिजी होने की वजह से आपको जवाब तुरंत ना दे पाऊं, लेकिन आपका जवाब मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी का जवाब देते रहता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। यदि चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाले लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 10/7/2023 आपकी अंतिम तिथि थी 2023 में। अब बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि कौन सा वाला पॉइंट, यहाँ पर 11वें नंबर का पॉइंट आप थोड़ा गौर करना। ठीक है, 11वें नंबर का पॉइंट ये बोल रहा है, उपरोक्त सभी पदों के लिए, मतलब ऊपर अभी जो दिया गया है ऐसे आप जिला बल रेडियो, इसके लिए सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा। ऐसा लिखा था, रूल बुक में लिखा था, बिल्कुल लिखा था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, ये आपकी गलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अभी उसका सॉल्यूशन भी पता चलेगा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगला यहाँ पर कुछ है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। टोटल आपकी जो वैकेंसीज आई है कितनी, 7090 वैकेंसीज आई है, जिसमें 7090 में आपका 2646 पद एसएएफ के लिए है और बाकी 4400 पद जो है जिला बल के लिए, 4444 पद जिला बल के लिए है। ठीक है, अब इसमें आरक्षण वगैरह सब दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, होमगार्ड के लिए 15% है, एक सर्विस में 10%, फीमेल के लिए 33%। वैसे महिलाओं का सिलेक्शन यदि इसमें हो गया है, फिजिकल के लिए बुला लिया है, तो मुझे लगता है जितनी महिलाओं को बुलाया है पूरे 100% महिलाओं का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, कारण उसके पीछे यह है क्योंकि जो वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया इस बार, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि महिलाओं का कटाप पुरुषों के कटाप के बराबर ही 100% में निकाल दिया। यानी शुरुआत वाले कटाप में इनको कोई छूट नहीं मिली, लेकिन इनकी सीटें तो 33% रिजर्व है ना भैया। कितनी है? 33%। मतलब दोनों मिलाकर के जो 7090 है इसका 33% होगा। ठीक है, तो ज्यादातर महिलाएं, मतलब मुझे लग रहा है कि जितनी महिलाएं हैं लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम। ये 321 पद भाई रेडियो वाले के लिए है। कुछ रेडियो वाले पूछ रहे थे कि सर हमारे पास कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़े। तो भाई रूल बुक शुरू में पढ़ लेना था, यदि आपके पास है तो ही वैकेंसी में फॉर्म भरना था, अन्यथा नहीं भरना था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यही वाला पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 10/7/2023 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने अनिवार्य है। जैसे आयु में छूट का प्रमाण पत्र, आयु एवं उसमें छूट, जैसे आयु में छूट के प्रमाण पत्र के लिए क्या है आपके पास, एसटी वाले हैं, एससी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, तो आपको एससी एसटी ओबीसी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। शिक्षा यदि आपके पास जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं इससे पहले फॉर्म भरने से पहले, वो तो एटलीस्ट आपको लेकर ही जाना है। इसके बाद यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो ग्रेजुएशन भी लेकर जा सकते हैं। होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं तो उसका आपको प्रूफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। ठीक, मैं एकदम इंपॉर्टेंट ही जानकारी दूंगा। अब देखो भाई, रेडियो वाले जो बच्चे हैं उसमें आपके पास क्या होना चाहिए। एक तो आपके पास रेडियो ऑपरेटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, इसके अलावा हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, ठीक है, नहीं तो डीसीए पीजीडीसीए लेके चले जाओ। टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगला है कि अब यहाँ पर क्या है कि आरक्षक रेडियो के पदों हेतु 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के लिखित एवं तकनीक परीक्षा के योग्य करार के आधार पर ही शारीरिक दक्षता एवं तकनीक परीक्षा चुना जाएगा। मतलब आपका फिजिकल का अंक नहीं जुड़ेगा, केवल अगर आपने जो 2 पेपर दिया हुआ है 200 नंबर का, वही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, चलो अगला कुछ लिखा है क्या इसमें। द्वितीय चरण परीक्षा योजना, आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। मतलब फिजिकल का नंबर आपका जुड़ेगा, ये वो कह रहा है। ठीक है, अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि चयन सूची सेवा में नियुक्ति कैसे मिलेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण के बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। मतलब आपके जितने प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स है, उनके परीक्षण में सफल होने के बाद ही आपको चयन की पात्रता होगी। प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, भले ही वह द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता में सफल हो गया हो। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे नंबर का पॉइंट क्या कहता है। देखिए भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना है, अंतिम तक देखना है। जो आपकी काम की चीजें है उसको ग्रहण करना है, जो काम की चीजें नहीं है छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि भर्ती परीक्षा में लिखित
परीक्षा, भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं जहां लागू हो वहां तकनीकी परीक्षा, यानी टेक्निकल की बात, जो रेडियो वाले के लिए, ठीक है। सफल उम्मीदवार प्रवेश सूची में मेरिट बनाई जाएगी, ये मेरिट बनाई जाएगी वो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी कोई काम की चीज़ नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो 13% वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा, समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवारों की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा। यानी कि जो उम्र में बड़ा है उसका सिलेक्शन होगा। मान लो 7090 वैकेंसी है आपकी, लेकिन 7090 वैकेंसी भरने के बाद जो 7090वां वैकेंसी है, ये 7090 नंबर की जो वैकेंसी है, मान लो 7090 तो भर गई, एक वैकेंसी है, लेकिन एक वैकेंसी के लिए 5 लड़कों ने क्वालिफाइड कर लिया है। कितने ने? 5 ने सेम नंबर ले रखा है। तो ये 5 का फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और इसमें से ये देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद जो सबसे बड़ा होगा उम्र में उसी को लिया जाएगा। आपकी पता है, आपको प्रतीक्षा सूची भी बनने वाली है, ठीक है, जो 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। 12वें नंबर पर है प्रमाण पत्रों की जाँच। प्रमाण पत्रों की जाँच कैसे होगी? द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्रों में शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद संपन्न की जाएगी, ठीक है। प्रमाण पत्रों की जांच की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा प्रदेश के विभिन्न शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्रों में की जाएगी। मतलब आप जहां फिजिकल देने जाएंगे वहां पर जो पुलिस मुख्यालय से गठित अधिकारी है, समिति है, उनके द्वारा ही आपके प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी। इसका फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके ज्वाइनिंग के समय होगा। अब देखिए आगे, ठीक, यहाँ है कि आवेदक अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और उनकी प्रतियां लेकर आएंगे एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। क्या लेके आएंगे आप? 10वीं 12वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि हो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, इसके अलावा और कुछ यदि आप पढ़े हैं तो, SC ST OBC या जो लाभ लेना चाह रहे हैं अपने उसका कैटेगरी का, तो उसको अपनी जो जाति प्रमाण पत्र जरूर लेकर के जाना है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी आपको लाभ दिया जाएगा, छूट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला इसमें कुछ लिखा है क्या इंपॉर्टेंट में? नहीं, ये थोड़ा सा देख लेना। विवाहित अभ्यर्थी, यदि आपने विवाहित डाला है तो ही बच्चों का प्रमाण पत्र ले जाना, नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब नौकरी लग जाओगे उसके बाद आपको फिर से छुट्टी मिलेगी विवाह के लिए, ठीक है। यदि आप विवाहित हैं और अभी झूठ बोल भी दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर एक बार और लिखा है यहाँ पर, ट नंबर पर देखना, मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है। दस्तावेज सत्यापन के समय सेल्फ अटेस्टेड कर करके ले जाना ही है आपको। आवेदन पत्र भरते समय सभी अभ्यर्थी के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता, आपको पता है। लेकिन अतः प्रथम चरण की परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश तथा प्रथम चरण की परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रावधिक होगा। मतलब ये प्रोविजनल है, जो आपने फर्स्ट बार में एग्जाम दिया है, जो फर्स्ट पेपर दिया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यदि उसमें झूठ बोला होगा आप तो आपको बाहर कर देंगे। यात्रा किराया भत्ता आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, कल के वीडियो में बता दिया था मैंने। फिजिकल का पैसा मिल जाएगा आपको, आने जाने का खर्चा, आप अपना बैंक पासबुक वगैरह लेकर के चले जाना, ज़्यादा ही है तो, ठीक है। यहाँ पर अंतिम चयन, आपकी अंतिम चयन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बता दूं, एक मिनट इसको ऊपर कर लूँ। आरक्षक GD के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक लाने वाले प्रथम चरण लिखित में शारीरिक अंक से प्राप्त आधार पर होगा। मतलब दोनों के अंक, रेडियो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, फिर से इसमें वही बोला है, ठीक है। यहाँ पर अब ये बात को समझने लायक बहुत जरूरी है। यहाँ पर बोला है कि भर्ती परीक्षा में सबसे पहले जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें जनरल की बनाई जाएगी, यानी UR यानी अनरिजर्व की बनाई जाएगी। सूची में आरक्षित वर्ग को सबसे पहले रखा जाएगा। इस आरक्षित वर्ग का कट ऑफ यदि ST के लड़के, SC OBC या EWS, ये सभी कैटेगरी के बच्चे यदि अनरिजर्व यानी अनारक्षित कैटेगरी जनरल कैटेगरी को पार कर जाते हैं तो सभी के सभी जनरल कैटेगरी की सीट ले लेंगे, और फिर बाकी जो इनकी सीट है, मतलब रिजर्वेशन बचा हुआ जितना मिल रहा है, वो सारे सीट में बाकी दूसरे बच्चे आ जाएंगे जो उनसे कम नंबर लेकर आएंगे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, यही बात उसमें बोला है। अगला वही समान अंक प्राप्त करने वाला, अभी बता दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है और उसकी मेरिट दोनों पदों के लिए आती है तो उसे प्राथमिकता तथा उसके मेरिट स्थान के आधार पर केवल एक पद ही दिए जाएंगे, ठीक है। ये पुलिस मुख्यालय का निर्णय होगा। यदि आपने 2 पदों के लिए भरा है तो एक ही पद दिया जाएगा आपके चॉइस फिलिंग के आधार पर, ठीक है। यदि आपने फर्स्ट में DEF भरा है, इसके लिए आपने नंबर लाया है पर्याप्त, तो आपको DEF ही मिलेगा, और इसके लिए पर्याप्त नंबर नहीं है तो फिर तो आपके लिए SAF है ही, और इसके लिए भी पर्याप्त नंबर नहीं है तो फिर आपके लिए संसार ही है, आप फिर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला बस 2 पेज और बचे हैं। चरित्र सत्यापन आपका थाने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। हाँ, कोई अपराध वगैरह तो होगा नहीं, वैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर ज़्यादा अपराध रहते हैं नहीं, बहुत कम रहते हैं। नियुक्ति के उपरांत प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधान, शारीरिक नापजोख इत्यादि में कोई परेशानी आएगी तो उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, चलो हटा दो। इसके बाद आगे आपका वेतन जो मिलेगा 70%, 80%, 90% मिलने वाला है, यानी वही 17,000, 20,000 और 22,000। और लास्ट में क्या है,
हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग चयन प्रक्रिया में उपयोग लाया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियां आपको सुरक्षित रखना होगा। आपको वही वाली फोटो ले जाना है जो फोटो आपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी होगी। अगला है कि आपने जो हस्ताक्षर किए हैं फोटो के नीचे वही हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट रूप में आपको लिखना पड़ेगा। यदि लघु हस्ताक्षर या अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर हुआ तो आपका मान्य नहीं होगा। पता चले कि मेरा नाम रवि है तो मैंने इस प्रकार से साइन कर दिया हूं पहले वाले में, और इस बार गया मैं तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ रवि, तो ये हो गया आपका काम, वहीं डल जाएगा, बाहर कर देंगे आपको। इस प्रकार से आपका जो है अंतिम पेजेस है। मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो हस्तलिखित यानी फोटो हस्ताक्षर हस्तलिपि होने पर आवेदन पत्र अमान्य किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल काउंसिलिंग चयन प्रवेश, मतलब अभी आप जहां जाएंगे वहां भी आपको लगेगा। ये तो फिलहाल उसके लिए था जब ऑनलाइन एग्जाम देने गए, लेकिन अभी जाओगे वहां भी आपको साइन की जरूरत पड़ेगी, तो सेम टू सेम आपको साइन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जानकारी थी। ये जानकारी यदि आप पहले पढ़ लिए होते तो इतने भटकने की जरूरत नहीं थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं रोजगार पंजीयन को लेकर, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, सबसे बड़ा मुद्दा अभी के समय बच्चों में उठ रहा है कौन सा? रोजगार पंजीयन। अब देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों की डाउट ये है कि रोजगार पंजीयन उनके पास उस टाइम बना ही नहीं था। जब उस टाइम बना ही नहीं था तो कैसे कर लेंगे? इसीलिए अब कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको नया रोजगार पंजीयन बना करके ले जा लेना है, जीवित रोजगार पंजीयन बना करके ले जा लेना है। हो सकता है आपका इस जीवित रोजगार पंजीयन से काम चल जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पर 100% ये नहीं लिखा है कि उसी टाइम जीवित चाहिए। भाई आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तब आपके पास जीवित है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो। और अन्यथा मुझे लगता है कि वाकई में इसमें काफ़ी सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, और जहां तक मुझे लग रहा है कम से कम 50% बच्चे बाहर होने की संभावना इसमें है, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि मैं क्या बताऊं। मैसेज पढ़ के थक जाता हूं मैं। 400 से ज़्यादा मैसेज अभी मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। यकीन ना हो तो एक बार आपको मैं मैसेज भी दिखा दूँ यार थोड़ा सा, ठीक। 400 से ज़्यादा मैसेज आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी, देख लो। 400 तो नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही फेंक दिया था मैंने। कितने मैसेज है? 1 मिनट बाबू, किधर गया लिखने वाला पॉइंट? ये है, ये देख लो। 373 मैसेजेस अभी आपके रखे हुए हैं, ठीक है। 373 मैसेज रखे हुए हैं। चलिए भैया, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।